सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। 20 साल पहले गुजरात में तालीमी सेमिनार में शिरकत करने वाले 100 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया गया था। उसका फ़ैसला गुज़िश्ता दिनों आया। इस फ़ैसले के ताल्लुक़ से ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली मालूमात दी। देखिए, सुनिए, जानिए क्या कहा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने। सब जानते हैं कि 2001 दिसंबर 2001 को सूरत पुलिस ने तकरीबन 123 लोगों को 123 मुस्लिम्स को UPA 1967 के तहत गिरफ्तार किया और उन पर जो एलिगेशन लगाए गए थे वो ये थे कि इनका जो कनेक्शन CB जैसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से और ये CB की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये उनका बेसिक एजुकेशन। इसके लिए उन्होंने जो कुछ सबूत वगैरह प्रोवाइड किए थे उसमें CB के फॉर्म्स थे, कुछ उर्दू लिटरेचर था और कुछ सिम कार्ड्स वगैरह थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 2001 से ये केस अंडर ट्रायल था और चलते चलते तकरीबन 20 साल के बाद 6 मार्च 2021 में उसका फैसला हुआ। इसमें जज जो थे हमारे दवे साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तमाम दलीलों को नेगलेक्ट करते हुए और तमाम जो आर्गूमेंट्स थे उनको अनसेटिस्फैक्ट्री और नॉट रिलायबल कहकर जो एलिगेशन UAPA के दफा का लगाया गया था उसको इनवैलिड करार दिया। एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये पूरा जो कर्तव्यबाजी की गई थी उसको उन्होंने एक जुमले में ख़त्म किया कि ये दफ़ा जो लगाई गई है ये इनवैलिड है और प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में कामयाब नहीं हुआ। ये सब लोग CB के हैं और CB को प्रमोट करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। बल्कि इसके अलावा जो कुछ एविडेंसेस उनको मिले हैं उसमें ये एक एजुकेशनल सेमिनार था जिसके अंदर तकरीबन मुल्क से 400 लोग के करीब जमा होना थे। पहले दिन क्योंकि महीने वगैरह जल्दी आ जाती है, तकरीबन 127 के करीब लोग वहाँ जमा हो गए थे। दूसरे दिन से सेमिनार शुरू हो गया। ये इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर पुलिस ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का प्रोग्राम था और इसका सेशन कल से शुरू होना था। हमारे वकील यानी डिफेंस लॉयर्स की जो कुछ आर्गूमेंट्स थे उसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो UAPA 1967 एप्लीकेबल इनके ऊपर होता नहीं, इसलिए कि सेंट्रल लॉ है और सेंट्रल लॉ के लिए सेंटर से ही परमिशन लेना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो आप ये केस को जो है फर्दर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली, पुलिस ने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन, जिसको जज ने इनवैलिड करार दिया कि ये लॉ सेंटर का है, परमिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी। जो दफात उसके अंदर थे उसके अंदर अनलॉफुल असेंबली है। डिफेंस लॉयर का आर्गुमेंट यही था कि जो असेंबली हुई ही नहीं है वो अनलॉफुल कैसे हो सकती है। पुलिस एक्सेप्ट कर रही है कि सेमिनार कल से होना था और कल से होने वाले सेमिनार के लिए आज आप गिरफ्तारी करते हैं तो किस ग्राउंड पे करते हैं? तो जो असेंबली हुई नहीं वो लीगल और इलीगल कैसे करार दिया। तीसरी बात जो डिफेंस लॉयर की थी वो ये कि हमारे जो कंप्लेनर थे उस वक्त के उस स्टेशन अठोला जो पुलिस स्टेशन है उसके PI पंचोली साहब, पंचोली हमारे कंप्लेनर भी थे और पंचोली ही हमारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी थे। एज पर लॉ ये दोनों काम एक आदमी नहीं कर सकते, यानी कंप्लेन भी वही कर रहे थे और हमारी तहकीक भी वही कर रहे थे। तो जाहिर है कि लीगली ये बात सही नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया कि
प्रोसिक्यूशन अपनी बात को साबित नहीं कर सका है और जो एलिगेशन लगाए थे वो इनवैलिड है, इसलिए 127 लोगों को छोड़ दिया जाता है और उनको बरी किया जाता है। आउट ऑफ 27 तकरीबन 7 लोग हमारे एक्सपायर हुए इस पीरियड 20 साल के बाद जो फैसला आया है, इस दौरान 7 लोग हमारे एक्सपायर हुए हैं, जिसमें से 5 लोग अभी भी दूसरे और कदमों के तहत जेल में हैं और तकरीबन 111 के करीब वहाँ पे लोग जमा हुए थे जिनके सामने कोर्ट ने अनाउंस किया ये डिसीजन। वहाँ पर जो प्रेस के लोग आए थे उन्होंने भी हमसे बात की और हमने भी उनसे बात की और हमने जो सवालात खड़े किए हैं कि कल भी हम बेकसूर थे और आज भी बेकसूर। कल जब आपने FIR काटी थी 2001 में, उस वक्त भी हम बेकसूर थे, जो 20 साल के बाद कोर्ट कह रही है। उस वक्त भी हम बेकसूर थे, आज भी बेकसूर हैं। लेकिन ये बेकसूर होने के बावजूद ये 1 से 1.5 साल जेल में रहना और 20 साल तक ये केस को लड़ना और मुल्क के अलग अलग कोनों से वहाँ पहुँचना, तकरीबन 10 स्टेट के लोग थे कमोवेश, 10 स्टेट के लोग होने की वजह से बड़ी परेशानियों से उनको आना पड़ता था। बंगाल से आते थे, तमिलनाडु से आते थे, राजस्थान से आते थे, ट्रेनों में रिजर्वेशन है नहीं है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, वो आते थे। जिस वक्त गिरफ्तार किया था हमको पुलिस ने, इस गिरफ्तारी के बाद जो हाइपअप करके जो मीडिया अक्सर जो ट्रायल चलाता है, आप सब लोग जानते हैं, और मेन स्ट्रीम में आपको गोदी मीडिया जिस अंदाज से कहा जा रहा है, वो मीडिया ने जिस अंदाज से हाइपअप करके ये इशू को बनाया था, उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है ज़िंदगियों के अंदर। पहली बात तो ये कि हमारी बेल तकरीबन 1.5 साल हमको लग गया बेल भी हाई कोर्ट ने दिया है, नीचे के कोर्ट तैयार ही नहीं। सिमी का नाम सुनते, आतंकवाद का नाम सुनते ही, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का लॉ सुनते ही जो है पेपर बाजू रख दिए जाते थे, कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे प्रोसिक्यूशन में जो यानी PP थे, उनके बारे में भी आपको इल्म होगा कि वो BJP के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब ऐसे लोग जब उस साइड हों तो हमारा क्या हाल हो सकता है, उसकी तरफ ज़्यादा जमानतें बड़ी मुश्किल से हुई, तो फिर जो लोग जॉब पर थे उनकी जॉब चलेगी। इतना प्रोपेगेंडा किया गया था कि जहाँ भी लोग जॉब के लिए जाते हैं या तो टर्मिनेट कर दिए गए या नई जॉब उनको मिलने से। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका 2005 में प्रमोशन ड्यू था वाइस चांसलर का, लेकिन महज इस एलिगेशन के नतीजे में वो प्रमोशन उनका रुक गया। वो इस दौरान रिटायर्ड भी हुए और उनकी पेंशन भी रुकी हुई। जो इस मेंटल ट्रॉमा से उन्होंने ये पूरा पीरियड गुजारा होगा, आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारा एक दोस्त जो जर्नलिज्म में जिसने गुजरात यूनिवर्सिटी को टॉप किया था, वो आज मिर्ची बेच रहा है, मसाले स्पाइस बेच रहा है, क्योंकि उसको किसी भी मीडिया हाउस ने सिर्फ इस एलिगेशन के लिए कबूल नहीं किया जो हम पे लगाए। एक जूनियर कॉलेज का लेक्चरर जब उसको टर्मिनेट किया गया तो वो ऑटो रिक्शा इस वक्त चला रहा है, आज भी ऑटो रिक्शा चला रहा है। लोगों के शादियां जो होने वाली थी वो ब्रेकअप हो गई। खुद एक ऐसी मिसाल है हमारे पास कि 100 से ज़्यादा लड़कियों के माँ बाप ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि इसका ताल्लुक जो है दहशतगर्दों से था या ये कि सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से इसका था। तो एलिगेशन जो लगाए गए उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, बच्चों की एजुकेशन पे पड़ा है, फैमिली के ट्रॉमा पे पड़ा है, जॉब पे पड़ा है, कारोबार के डिस्टर्बेंस पे पड़ा है। फिर हर महीने कोर्ट की तारीख को जाना है, अगली तारीख लेकर आना है। उस तारीख पे कुछ नहीं होता, अगली तारीख मिलती थी, वो लेकर आते थे, फिर अगली तारीख की तैयारी करते। अपने जेब से आना जाना, अपने जेब से कोर्ट के पैसे देना, फीस अदा करना वकील की, ये 20 साल तक ये चलता रहा। 20 साल के बाद ये प्रोनाउंस हुआ कि आज हम बेकसूर हैं। थैंक टू गॉड, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको बेकसूर करार किया। लेकिन
सवाल बहरहाल हम इस सिस्टम पे खड़ा करते हैं कि ये जो मेंटल ट्रॉमा से जो लोग गुजरे हैं, जिनके जॉब गए, जिनके कारोबार मुतासिर हुए, जिनके रिश्ते नहीं हुए, जो रिश्ते टूटे हैं, ये जो लॉसेस है इसको कौन कंपनसेट करे। और जिन लोगों ने गलत एलिगेशन लगाकर केसेस बुक किए थे, आखिर उसका हिसाब कौन दे। ये सिस्टम का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ मैं ये कॉन्फ्रेंस को ओपन करता हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी उसमें एक है जो विक्टिम हूँ उस पूरे सिस्टम का, और 20 साल से मैंने भी ये केस को भुगता है। क्योंकि हमारे शहर से मैं अकेला था, ये हमारे अब्दुल रज़ाक मेमन ये जालना से इनका ताल्लुक़ है, ये भी मेरे साथ थे, और 123 27 को जो बरी किया उसमें से ये इस मराठवाड़ा से हम 2 थे जो सेमिनार को अटेंड जिन्होंने किया था, और 6 मार्च 2021 को कोर्ट ने हमको बरी कर दिया है। लेकिन ये बारात के लिए तकरीबन 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में आपको किस तरह से आप वहाँ पे हाज़िरी देते थे? महीने में होती थी, 2 महीने में होती थी, क्या शेड्यूल था, कितना खर्च आता था उसके लिए, और आपको क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना था? जी, मैंने तो तफसील से बताया आपको। ये लोगों के जॉब चले गए थे, कारोबार डिस्टर्ब थे, इसके बावजूद भी हर महीने की डेट पे हमको जाना पड़ता, किसी को एक्सक्यूज़ नहीं था। जब 15 साल इस केस को हो गया तो हमने बाज़ाब्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि या तो हमारे केस को जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए या तो फिर हमको एग्जाम्प्ट किया जाए, हम इतने दूर से बार बार नहीं आ सकते। तो कोर्ट ने चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए पूरे इंडिया के लोगों को एग्जाम्प्ट किया, लेकिन सूरत के जो लोग थे उनकी हाज़िरी कंपलसरी है। सूरत उसके अतराफ़ के लोग हर महीने हाज़िरी देते थे, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया है वो गुजरात में सूरत के लोगों ने बताया। पुलिस और एजेंसियों का मामला तो अलग ही है। आपको मालूम है कि जब टेररिस्ट का जब स्टिग्मा लगा दिया जाता है तो पुलिस वालों को कितना एक्सेस घरों तक मिल जाता है, एजेंसियों को एक्सेस किस तरह घरों तक मिल जाता है, वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। घरों के अंदर घुसना, तलाशी लेना, जलील करना, गाली देना एक आम वतीरा होता है। वो ये नहीं देखते कि कितने क्वालिफाइड लोग हैं, कितने इज्जतदार लोग हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं होता, उनको सिर्फ टेररिस्ट नज़र आता है, और उसके नतीजे में वो जो कुछ बिहेव करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। 20 साल में नफ्सियाती दबाव कितना महसूस किया गया, और इसके जो रिएक्शन है वो क्या निकले? मैं कह रहा हूँ कि नफ्सियाती तौर पर सब तो डिस्टर्ब हो गया था, कारोबार के बारे में, जॉब के बारे में, फैमिली ट्रॉमा के बारे में। अब मेरी माँ जो है 85 साल की, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा कि मैं वहाँ पे 20 साल से गुजर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास एक्यूज है। अताउर रहमान वजदी साहब, वो कुछ 86 साल के, 86 ईयर ओल्ड, वो अभी पैर पे नहीं चल सकते, व्हील चेयर के ऊपर लाए गए, और उन्होंने ये जो डिसीजन है वो व्हील चेयर पर बैठ के सुना है। तो सहारनपुर से उनको आना पड़ता और हर डेट पे आता है। अब इससे क्या नफ्सियात जन्म लेती है आपको अंदाजा कर सकते हैं कि फाइनेंशियली जो सेटबैक मिला हमको, मॉरली कोई सपोर्ट नहीं था, फैमिली टूटी हुई थी, समाज ने ऐसे मानो बैकआउट कर रखा। इस वक्त मैं सूरत से छूट कर आया था तो रिश्तेदारों में बहुत कम मिलने वाले थे, दोस्त अहबाब रास्ता काटते थे, सलाम का जवाब देने के लिए कोई तैयार था। लोग समझते थे कि मैं वाकई टेररिस्ट हूँ। जो पुलिस ने छवि बनाई थी उसामा बिन लादेन की, लोग हमको उसी रंग में देखते थे, और उस रंग में देखने के नतीजे में मिलने जुलने के लिए कोई तैयार नहीं। बहुत कोई हिम्मत करता था, आ जाते थे। कभी कभी हमको ये सोचना पड़ता था कि हम किससे मिलें, कहीं हमारे मिलने से उसको प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी हमको ये सोचना पड़ता। तो इस तरह से जो नफ्सियाती तौर पे जो ज़िंदगी 20 साल की गुजरी है, इस पर कोई गिला और शिकवा हमको नहीं है। इसलिए नहीं है कि सिस्टम ने जो कुछ हमको दिया है उससे हमने फ़ायदा उठाया है, और हमने ये बताने की कोशिश की है कि हर हाल में देर हो सवेर हो, सच्चाइयाँ जो है कभी मरती नहीं, वो वक्त लेती है, टाइम लेती है। वो टाइम होने पर वो सामने आती है और अपना आप मन जाती है। सिस्टम की इस गलती की वजह से सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी मुंतशिर हो गई है एक तरह से।
ख़ानदान टूट गए, जैसा कि आपने बताया, और इस गलती को सुधार में, भूल सुधार में 20 साल लगे बाइज़्ज़त बरी करने में। तो क्या ये जो ज़िंदगियाँ तबाह हुई इसके अजाले के लिए आप कोर्ट जाएंगे या फिर इसका अजाला कैसे होगा? देखिए, हमने तो कंपनसेशन की बात की है, लेकिन अभी जो डिसीजन है वो गुजराती में, वो गुजराती से ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आएगा, और असल क्या उन्होंने प्रोनाउंस किया है लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके माना हम भी समझने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में तो उन्होंने कहा कि सब इनवैलिड, लेकिन बाकी जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसके क्या माना मतलब है, उसको वकील से मशवरा करके हम इस पर सोचेंगे। अखिल भारतीय प्रोग्राम था, वो अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड का था ना, आप सब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड उसका था, उसके लिए डेलीगेट आए थे पूरे इंडिया से। 400 का जो है तकरीबन टारगेट था, जिसमें से 125 लोग पहले दिन आ गए थे, ट्रेनें जल्दी आने की वजह। तो जो लोग उनको मिले उन्होंने उठा कर लेके चले गए, और ये बताया कि सब सीमी के लोग। तो इजलास हुआ था क्या पूरा? वो तो पुलिस खुद कह रही है कि कल से होना। तो हमारे लिए जो डिफेंस लॉयर के लिए ये बात तो अहम थी कि पुलिस कह रही है कि जो असेंबली कल होने वाली थी वो आज अनलॉफुल कैसे हो जाती। संशय के दायरे में कैसे आया था ये जो संगोष्ठी थी, ये जो सेमिनार था, क्या उन्होंने कहा था? मोदी जी को इलेक्शन जीतना, बस इसके लिए चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, दूसरा राउंड उनका होना था। सेकंड जो टायर का इलेक्शन होना था स्टेट का, उन्होंने इलेक्शन की सभाओं से बात कही है कि मैंने भारत के 124 मुल्लाओं को अपने पास जमा कर रखा। तो ये हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं। पॉलिटिकली किसने क्या गेन किया, किसको क्या फ़ायदा हुआ, वो तो उस वक्त की सारी सूरत है।